आशुतोष जी, अभी अभी हमारे पास ये खबर आई है कि आने वाले समय में जो 16 अपात्र एमएलएस को लेकर जो बातें चल रही थी, डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर बात चल रही थी, वो अब कहीं ना कहीं पारित किया जा सकता है। और जिसके बाद एकनाथ शिंदे को जो डिस्क्वालीफाई होंगे उनको सेंट्रल में मिनिस्ट्री दी जाएगी और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के बाद अजीत दादा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस तरह की हमारी बात खबर में आ रही है कि 16 जो एमएलएस को लेकर अपात्र की जो खबर आ रही थी वो अब कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट किया जाएगा। जो राहुल नार्वेकर है वो इंप्लीमेंट करेंगे और 16 डिस्क्वालीफाई होंगे, जिसमें एक जो हमारे मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे वो भी शामिल है। तो एकनाथ शिंदे के डिस्क्वालीफाई होने के बाद उनको सेंटर में मिनिस्ट्री दी जाएगी, इस तरह की खबर आ रही है। राज्यसभा से ले जाकर उनको सेंटर में मिनिस्ट्री दी जाएगी और देवेंद्र फडणवीस को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और अजीत दादा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ऐसी अभी अभी हमारे पास खबर आ रही है। बिल्कुल। क्या विवेक जी का आपने क्या पहले इस तरीके की कोई खबर देखी थी क्या कि ये पूरा का पूरा खेल जो है, पहले शिवसेना के 2/3 से ज्यादा विधायक टूट जाते हैं, फिर अब शरद पवार के 2/3 से ज्यादा विधायक टूट जाते हैं और ये सब अपने स्तर पे बड़े कद्दावर नेता माने जाते थे। और महाराष्ट्र के बारे में कहा जाता था कि भाई जिन भी लोगों ने ठाकरे का परिवार का साथ छोड़ा वो आगे फ्लरिश नहीं कर पाया। तो ये जो राजनीति दिखाई पड़ रही है, अगर जिस ओर वाहिद अली खान इस ओर इशारा कर रहे हैं, वो क्या दर्शाता है, क्या साबित करता है? क्या शरद पवार का कंट्रोल अपनी पार्टी पर से पूरी तरीके से खत्म हो गया है या इसमें भी कुछ अभी मिली भगत चल रही है? तो देखिए, ऐसा है, आप इंतजार कीजिए, हो सकता है कि यही कांग्रेस के साथ भी दोहराया जाएगा। कांग्रेस के भी 10-11 लोग ऐसे हैं जो, आपको याद होगा जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस चल रहा था ये नए सरकार का, उस समय वो उसमें शामिल नहीं हुए थे, ये बताकर कि ट्रैफिक में कहीं अटक गए थे। तो कांग्रेस में भी एक ऐसा तबका है जो जिसको कांग्रेस से तोड़ने की कोशिश बीजेपी लगातार कर रही है। उसमें अशोक चव्हाण से लेके प्रणिति शिंदे तक बहुत सारे लोगों के नाम उस समय भी आए थे। तो मतलब एक और झटका महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में अपोजिशन को मिल सकता है, इस तरह की बात फिर से दोहराई जा सकती है। लेकिन ये इसीलिए हो रहा है कि महाविकास आघाड़ी की जो इलेक्टोरल ताकत बनी है उसको कहीं ना कहीं से एक डेंट करना, ये बीजेपी का सबसे टॉप प्रायोरिटी वाला काम हो गया था। उसके चलते ये सब हो रहा है और फिर उनके पास तो जो तहकीकात वाली एजेंसीज है उनका दबाव तो बनाए रखे थे पहले से ही, और वो आज शायद इतना ज्यादा हो गया था कि अजीत पवार उनके साथीदार जो है उनको देखिए, आप उसमें भुजबल तो जेल में भी थे बहुत समय तक। तो इधर करप्शन की बात मोदी जी कर रहे हैं और उधर इस तरह के लोग अपने पार्टी में ले रहे हैं जिनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस है। तो ये पूरा खेल जो है वो अपनी साख बचाने के लिए बीजेपी कर रही है। और आने वाले समय में कांग्रेस के साथ भी ये हो सकता है, इसका पूरा हम इसके बारे में बिल्कुल मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन देखिए, ऐसा है कि शरद पवार की ताकत कम हुई है, ऐसा आज मानना बहुत गलत है, क्योंकि जब शिवसेना में ऐसा हुआ था उस समय, तो शिवसेना की कमान जो है बाला साहब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के पास दी थी। लेकिन उस समय भी ये लोग कह रहे थे कि असली वारसदार तो उनका राज ठाकरे है और वही उनका काम आगे बढ़ा सकता है। हालांकि उद्धव ठाकरे ने वो अपने अपनी एबिलिटी को प्रूव किया और राज ठाकरे ने अपनी इनएबिलिटी को प्रूव किया। राज ठाकरे उनके असली वारसदार नहीं है, यही प्रूव हुआ पॉलिटिक्स में। राज ठाकरे की पार्टी को कुछ महाराष्ट्र में अभी तक कुछ नहीं मिल पाया है। तो उनकी पॉलिटिकल अक्यूमेंट जो है उद्धव ठाकरे की राज ठाकरे से ज्यादा अच्छी है, ये अंततः सिद्ध हुआ। उसी तरह से ये हो सकता है महाराष्ट्र में। आज दिख तो ये रहा है कि अजित पवार बहुत स्ट्रांग है और उनकी बहुत अच्छी साख है महाराष्ट्र में, पर्टिकुलरली वेस्टर्न महाराष्ट्र में। और उनके मुकाबले शरद पवार की जो बेटी है वो कहीं भी नहीं दिखती है। लेकिन जो शिवसेना में हुआ था वो एनसीपी में नहीं हो सकता, ऐसा हम नहीं मानेंगे, क्योंकि आज भी शरद पवार के पीछे लोग जा रहे हैं, अजीत पवार के पीछे नहीं। हो सकता है कि जो शिवसेना में हुआ बहुत सालों पहले वही एनसीपी में भी फिर से होगा। हमें इंतजार करना पड़ेगा 2024 तक।